बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रजा। हम बात करेंगे भारत के झूठे प्रोपेगेंडे के हवाले से और जो गुज़िश्ता रात और जो कुछ भारत ने अभी तक गुज़िश्ता 4 दिनों में किया है उस हवाले से देखा जाए तो एक आम आदमी को यह देख के ना सिर्फ हंसी आती है बल्कि अफसोस होता है कि इस कौम का हाल क्या होगा जिसमें गूदी मीडिया उनकी रहबरी कर रहा है। उस फौज का क्या हाल होगा जिसका गूदी मीडिया जो है वो रहबर बना हुआ है, जिस पे अर्नाब गोस्वामी और मेजर समरतूर और मेजर गोरवारिया जैसे मस्खरे जोकर कार्टून बैठकर तमाशा लगाएंगे, एआई जनरेटेड वीडियोस दिखा के और पुरानी वीडियोस चला के, इसराइल की आयरन डोम की वीडियोस दिखा के अपने ही लोगों को घबराने के लिए और परेशान करने के लिए कहते हैं हमले हो गए। उनके मुताबिक तो इस्लामाबाद तबाह बर्बाद हो चुका है। कल रात को उनके मुताबिक लाहौर तबाह हो गया, उनके मुताबिक सियालकोट तबाह हो गया। रात को हम भी परेशान होकर आसमान देख रहे थे कि कहां से मिसाइल आ रहे हैं। यह ड्रामाबाजी बंद कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से, और इंटरनेशनल मीडिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि इंडिया की जानिब से आने वाली हर खबर को पहले वेरीफाई किया जाए। और जो सच्ची खबर है, जिस तरह हमने उनके 3 राफेल गिराए, उनके 5 तैयारे ज़मीं बोस किए, उनको मुंह की खानी पड़ी, उसको वेरिफिकेशन करने के लिए वो सबूत मानते हैं और सोशल मीडिया के सबूत की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि वो इन्वेंट्री उन कंपनीज जो जहाज बनाने वाली कंपनीज है उनसे मिल सकती है। और मार्टिन बेकर की बात मैं करूंगा, जहां से इजेक्शन सीट, जैसे ही जहाज से सीट इजेक्ट होती है उसके नंबर कोड चला जाता है, यानी कि पता चल जाता है कि जिस जहाज में वो कोड लगाया गया वो जहाज से सीट उड़ चुकी है, यानी जहाज तबाह हो गया। प्रोग्राम में हमने दावत दी है एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब को। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू एंड वालेकुम अस्सलाम। एयर मार्शल साहब, एक झूठ का जिसे कहते हैं पलंदा है भारतीय मीडिया, और कल उन्होंने एक हमारा F-16 भी गिरा दिया और उसका पायलट भी कैप्चर कर लिया, JF थंडर को भी गिरा दिया, और अपने 5 गिरे जहाजों के ऊपर वो अभी तक कहते हैं हम बाद में जवाब देंगे। जब सवाल पूछे तो उसको देशद्रोही डिक्लेयर करते हैं। एक झूठ का प्रोपेगेंडा है, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने जो कारनामा कर दिया है उसको रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? थैंक यू। आई थिंक हमारी एयरफोर्स ने तो बहुत अच्छा किया है। इंडिया का काम अब है कि वो अपने प्रोपेगेंडा करता रहेगा। हमने 1, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 जहाज गिराए हैं और ये कंफर्म्ड है। जी सर। तो मेरे ख्याल में वी आर नॉट कंसर्न रियली। हमारे सारे पायलट्स और हमारे जहाज वापस आए हैं, महफूज हैं। सबूत मांगे जा रहे हैं, वो सबूत क्या हो सकता है टेक्निकली? सबूत हमारे पास डिजिटल कौन सबूत जो है, बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड अक्रॉस दे नो कि हम सही कह रहे हैं। बट आई थिंक सबूत हमारे पास डिजिटल नंबर 1 है। परवीन सानी ने कहा है कि 5 रैकेजेस हैं। उसके बाद हिंदू ने 3 रैकेजेस निकाल लिए हैं और उसके बाद वो डिलीट दोबारा कर दिया। सो आई थिंक वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो गया है। So let us see what happens. सर, लेकिन एक और चीज है ना कि जब पाकिस्तान पे 2019 में उन्होंने F-16 गिराने का अभी भी जिस तरह झूठा दावा किया है, तो बनाने वाली कंपनी जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इन्वेंट्री चेक करके दुनिया के सामने रख दी थी। तो ऐसा क्या हो? सही बात है जी। उस वक्त तो उन्होंने भी प्रूफ दे दिया था। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भी प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त तो हमारे पास डिजिटल जो कैमरास के ऊपर वो प्रूफ है वो हमारे पास अवेलेबल है। और so we are quite happy with that. No doubt, sir. Even we have the recording of PL-15 firing, जब उसको लॉक करके फायर किया जाता है। Absolutely, वो प्रूफ है। जैसे मैंने बताया, परवीन सानी जो कि एक बड़ा जिम्मेदार जर्नलिस्ट है, और उसके साथ जो हिंदू है अखबार, उसने 3 रैकेजेस की तस्वीर दिखाई है। फिर अंडर प्रेशर आई थिंक गवर्नमेंट से उन्होंने वो उसको डिलीट कर दी। तो आई थिंक वी हैव इनफ। चलें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, कोई तकरीबन अभी तक आज की डेट तक 75 ड्रोन हम मार चुके हैं जो इसराइली मैन्युफैक्चर्ड हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सेकंड इनकी टैक्टिकल एक अटैक था पाकिस्तान के ऊपर? जब तक के बाहर की पावर्स आके उसको स्टॉप नहीं करती, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। होना चाहिए, अमेरिका को, रूस को बीच में पड़ना चाहिए। 5 दफा इंडिया ने कोशिश की हमारे ऊपर हमला करने की। कालू चक इंसिडेंट हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, बॉम्बे अटैक हुआ, ब्रास टैक्स हुआ।
कारगिल के वक्त, तो इंडिया जो है अमेरिका के प्रेशर के बगैर इस जंग को मेरे ख्याल में बंद नहीं करेगा। और अगर हमने भी, हमारे पास भी ड्रोन्स हैं, हमने भी ड्रोन से जवाब दिया तो फिर उसके बाद हालात खराब हो सकते सर, हैं। हमारे ड्रोन उनसे ज्यादा खतरनाक हैं, हमारे वेपनाइज्ड ड्रोन्स हैं। सर, हमारे ड्रोन्स वेपनाइज्ड हैं, हमारे ड्रोन्स खतरनाक हैं। हमें जी जिनपिंग के पास जाना चाहिए और उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एक तो यस, ही मे बी ही कैन ओपन अ थर्ड फ्रंट, मे बी ही कैन जैम देयर इंटरनेट, बिकॉज चाइना एक बड़ी काबिल पावर है। सर, J10C अनट्राइड था, हमने उसको ट्राई करके दिया उनको कि देखो आपका J10C कितना काबिल है। एंड आई थिंक द चाइनीज आर वेरी ग्रेटफुल दे टू आर प्राउड ऑफ अस। लेकिन जी जिनपिंग जो हैं उनको कन्विंस करना चाहिए, प्यूटिन को भी और ट्रंप को भी, कि दिस इज लीडिंग टू मे बी अ न्यूक्लियर एक्सचेंज इवेंचुअली। तो इसको यहाँ पे रोक लेना चाहिए। सर, आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। आपने J10C टेक्नोलॉजी की बात की है, मैं डिफरेंस की बात करूंगा कि हमने दुनिया को डिफरेंस करके दिखा दी। तो आपको दोनों हार्डवेयर्स में क्या फर्क नजर आता है? हम राफेल की बात करें, J10C और JF थंडर्स की बात करते हैं, तो पायलट्स की कामयाबी। वेरी क्लियर डिफरेंस। याद रखिए कि J10C जो है वो अनट्राइड था, लेकिन हमने चाइनीज सारी टेक्नोलॉजी हमने ट्राई करके दी है उनको। वॉर के अंदर, एंगर के अंदर जो रफाल था और उसका मीटियोर मिसाइल, वो इन एंगर ट्राई हुआ था, ग्रिपन पे फ्लाई कर रहा है, टाइफून पे, यूरोफाइटर पे। तो हमें सो व्हेन वी टुक द J10C, जब मोदी रफाल लेके आया तो देखिए मार्शल सिद्धू वेरी वेरी केपेबल, बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं, और वो 6 महीने के अंदर रफाल J10C ले आए। 6 महीने के अंदर उन्होंने अपने पायलट्स को ट्रेन करके इंटीग्रेट कर लिए हमारी अपनी एयर पावर डॉक्ट्रिन में, एंड विद इन 6 months ही टुक देम इनटू बैटल इन ऑपरेशन मर्ग पर समाचार। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया था इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन एयरफोर्स को कि प्लीज अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू हिट यू एंड हिट यू वेरी हार्ड। अनलाइक स्विफ्ट रिटॉर्ट, ये ग्रेजुएटेड नहीं होगा, कैलिब्रेटेड नहीं होगा, प्रोपोर्शन नहीं होगा, एंड ही प्रूव्ड इट, बिकॉज आई हैव सिंपैथी फॉर द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स, because they simply got outranged। आज के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 3 चीजें देखी जाती हैं, ये कितनी तेजी के साथ एक बैटल एरिया में पहुंच जाता है, सर, इसका रेडार कितना दूर देख रहा है, और इसका बियॉन्ड विजुअल रेंज कितनी दूर देख रहा है। तो मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा था बिफोर दिस स्कर्मिश कि PL-15 जो है वो मीटियोर से सुपीरियर है, उसकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर है। इसकी 300 जो मीटियोर है रफाल के ऊपर लगा हुआ, उसकी रेंज है 200, 150-200 किलोमीटर। ऑब्वियसली F-16 का जो AMRAAM है उसकी कम है और याद रखिए कि ब्लॉक 3 के ऊपर भी PL-15 लगा हुआ है। सो वी हैड अ क्लियर एज, मगर प्रूवन नहीं था। बट आई सेड चीनी अगर सबसे अच्छे डैम बना रहे हैं, अब इतने काबिल हो गए हैं, सबसे अच्छी सड़कें बनाते हैं, सबसे अच्छे ब्रिज बनाते हैं, सबसे अच्छे अंडर वाटर, अंडर द सी टनल्स बनाते हैं, सबसे अच्छी सबमरीन बनाते हैं, स्पेस में जा रहे हैं, तो आई थिंक ये प्रूव करेगा कि उनका रेडार जो है वो बेहतर होगा, उनका मिसाइल बेहतर होगा, एंड दैट वाज प्रूवन on 7th May and I think we did well। यस। अच्छा, इसमें एयर मार्शल साहब एक चीज ये भी नजर आ रही है कि वाज़े तरबियत का फुकदान भी है, सिर्फ हार्डवेयर मैटर नहीं करता। एयर मार्शल साहब, आपने, मैंने तरबियत की बात। Absolutely, it is not only the gun but man behind the gun। याद रखिए कि इंडियन पायलट सब इंतहाई खुश हुए जब एयर कमोडोर सतार अली, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उन्होंने एक सीरियन MiG-21 के साथ एक इजरायली मिराज मारा। वो वक्त जबकि इजरायली इनविंसिबिलिटी एस्टैब्लिश थी कि इजराइल को कोई हरा नहीं सकता, और सतार अलवी ने उस वक्त मारा जबकि उनके पास रेंज और एंड्योरेंस नहीं थी, फ्यूल खत्म हो रहा था, और ही वाज 8th in a formation of 8, और That was shocking। टू की आवाज आनी शुरू हुई कान में, दैट मींस दे वर जैम, और बाकी निकल गए,
और सत्तार अलवी ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू। मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमें रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब ने ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहेंगे आपको फैसल साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, मैं तारीख दोहराने की बात करूंगा। अगर द्वारका ऑपरेशन दोहरा दिया जाए तो मैं कहता हूँ मजा ही आ जाए। मेरा ख्याल है वो वक्त करीब ही लग रहा है मुझे। हाँ जी, जिस वैसे तो तरह समंदर बहुत जी गाजी ने जाके ब्लॉकेट किया था उनकी हार्बर को पूरी, और उसके बाद हमारी पूरी ऑल आउट नेवी गई है जो पढ़ाई जाती है इस वक्त वॉर स्ट्रेटेजी के हवाले से तारीख, तो उसमें द्वारका का जिक्र किया जाता है। जी ऑपरेशन बिल्कुल ऐसे द्वारका ही जी, तो ऑल आउट जाके द्वारका को उड़ाया था हमने। तो आपको क्या लगता है जो इनकी बदमाशी है भारतीयों की और उनका एक जोम जो नेवी का है, उसको किस तरह हम तोड़ सकते हैं? उनका जोम हम तोड़ चुके हैं। उनका जोम हम नेवी का तोड़ चुके हैं। देखिए उनके जोम में दो चीजें हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक न्यूक्लियर सबमरीन। सर न्यूक्लियर सबमरीन तो दो डुबो चुके हैं वो अपनी, और उसके अलावा न्यूक्लियर जो उसके अलावा आप बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर, वो लायबिलिटी बन गया, उसको छुपाते फिरते हैं वो। जी उसको छुपाते फिर रहे हैं, वो आगे नहीं आ सकता। सबमरीन का हमने पिछले 7 साल में 4 दफा वापस भेज चुके हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वक्त भी कि जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान नेवी को बिल्कुल अंदाजा है कि उनकी दोनों न्यूक्लियर सबमरीन्स कहाँ हैं। अगर अभी चाहें तो वो अभी अटैक कर सकते हैं। अच्छा सर, एक ये बात बड़ी मशहूर है कि जब एक दफा किसी सबमरीन का कोड ब्लॉक या वो जिसे कहते हैं ना कि लॉक कर दिया जाए तो वो बेकार हो जाती है। जी तो इसके पीछे जी क्या? खास तौर पे अगर उसको एयरक्राफ्ट ने पकड़ लिया है और लॉक कर दिया है तो फिर सबमरीन के पास कोई रास्ता नहीं है। जितनी देर में वो पानी के अंदर जाएगी उतनी देर में एयरक्राफ्ट उसको मार के शायद अपने बेस पे वापस भी आ जाएगा। ओके सबमरीन के पास एयरक्राफ्ट के खिलाफ कोई डिफेंस नहीं है। ओके। और वो बिल्कुल उसके मरहून मिन्नत होती है कि वो एयरक्राफ्ट उसके साथ क्या असर करे। क्या तो उसके अब तक बाद जो 4 भी जब वो दफा चली हमने जाए उसके बाद भी वो लॉक्ड रहती है? जी जारी बात है कि वो जब तक रेंज में रहती है वो लॉक रहती है, और फिर जब वो पानियों से उसको निकाल देते हैं और दूर कर देते हैं तो वो वापस आ जाता है एयरक्राफ्ट। अदरवाइज एयरक्राफ्ट उसको लॉक करके रख सकता है। ओके ओके। अच्छा ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के हवाले से, अगुस्ता या फिर आप हंगूर की बात करें, ये आप दोजें हमारे पास हैं और उनसे वो बहुत डरते हैं। जी बिल्कुल, हमारी सबमरीन फोर्स की एक हिस्ट्री है और हर फोर्स की जो हिस्ट्री होती है वो उसकी डिटरेंस होती है बेसिकली। तो आप गाजी का देख लें, आप हंगोर का एपिसोड देख लें, हमारी सबमरीन फोर्स ने हमेशा इंडियन नेवी को नचा के रखा है और तंग किया है और वो उस पर कभी गलबा नहीं पा सके। मतलब आज तक हमारी सबमरीन को इंडियन नेवी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, जबकि हमारी सबमरीन्स ने इंडियन नेवी को एटलीस्ट कोई 2 से 3 दफा नुकसान पहुंचाया है, बड़ा सिवियर किस्म का। तो आप क्या समझते हैं कि अभी अगर हम ब्लॉकेट की बात करें, जो वो थ्रेट करता है पाकिस्तान को बाकायदा कि अपनी नेवी से मैं ब्लॉकेट कर दूंगा समंदरों की, तो उसका हमारे पास कोई फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसका तोड़? देखिए उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कराची के करीब आके और कराची का ब्लॉकेट कर सकें। वो अगर मतलब 50 की या 60 की दिहाई में रह रहे हैं और समझ रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी 50-60 की दिहाई की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनके साथ लड़ेगी, तो ये उनकी भूल है। आज 2025 है और 2025 में पाकिस्तान नेवी के पास बिल्कुल ब्रांड न्यू शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, फिर कोस्टल डिफेंस की सारी चीजें हैं, फिर स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान नेवी की जितनी इस्तेदाद होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी अपनी उस इस्तेदाद से थोड़ी सी आगे ही है। जी बिल्कुल, ज्यादा ही है उसकी। और मेल्जियम तो जो वो फ्रिगेट आगे हमने इतनी नहीं है। फ्रिगेट मेल्जियम जो है वो कितना इफेक्टिव है? जी बेल्जियम तो बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसी तरह टाइप 054 हमारे पास है चाइनीज, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। वो भी हमारे पास उसके ऊपर भी जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो भी बड़ा मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट है। और चाइनीज टेक्नोलॉजी का मुकाबला आपने अभी देख लिया है पिछले दिनों यूरोपियन के साथ करके। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी की तो आजकल वाह वाह हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि उनके लिए डरने का मुकाम मौजूद है नेवी की तरफ भी? बिल्कुल मौजूद है। और देखिए इसी वजह से उन्होंने अभी तक कोई ऐसा एडवेंचर किया नहीं है सी पे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान नेवी बिल्कुल मुस्तैद खड़ी हुई है। अच्छा नेवी का एक और भी आपको पता है ना, आप जानते हैं कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है सारी नेवीज का, जी वो ये होता है कि नेवी को पीस टाइम कोई मतलब सेकंड्स नहीं लगते
क्योंकि वो ऑलरेडी जब सी पे होते हैं प्लेटफॉर्म्स, तो वो ऑलरेडी सी टाइम वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट की तरह की होते हैं। वो अपना सारा कुछ लेके जाते हैं और वो तैयार होते हैं, तो उनको सिर्फ एक दिमाग में ये सोचना होता है कि जी अब ये पीस टाइम खत्म हो गया, हम वॉर टाइम में आ गए। फिर इट इज अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो ये जब से 22 अप्रैल हुआ, जी सर, और ये क्योंकि 22 अप्रैल वाला पहलगाम वाला इंसिडेंट कोई तीसरी दफा हो रहा है हमारी लाइफ में, मतलब हमारी होशमंद लाइफ में, तो हमारी सारी फोर्स को ये अंदाजा था कि ये अब आगे किस तरह से चलेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो वही है जो पुराना है। तो सब उनको पता था कि अगले दिन क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा। तो 22 अप्रैल से पाकिस्तान नेवी अपनी बिल्कुल फुल पोटेंशियल पे वॉर डिप्लॉयमेंट पे काम कर रही है। ऑन देयर टोज। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम बढ़ेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। और हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी वालेकुम सलाम आसिम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आखिरकार ऑथेंटिक ज़राए से इस बात की तस्दीक हो गई है कि एयरफोर्स ने हमारी उनके राफेल गिरा दिए हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि एक बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है भारतीय एयरफोर्स को और भारतीय हुकूमत और मोदी सरकार को, और झूठ का बयानिया जो गुज़श्ता रात उन्होंने बनाया, एक फेक न्यूज़ चला के, फुटेजेस दिखा के अपनी आवाम को तो बेवकूफ़ बनाया, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। जन साहब जी देखिए आसिम, आप उनकी आवाम को बेवकूफ से ज्यादा अब उन्होंने बीमार कर दिया जी, बीमार बना दी है। जब आपने अपनी कौम के साथ ये ऐसा ही किया कि आपने साइकोलॉजिकल एक हिजान में उनको कांस्टेंट हिजान में डाल दिया है। अब वो जो बच्चे इस वक्त ये चीजें देख रहे हैं, जो यूथ है जो इसी माहौल में पल रहा है, हेट्रेड के माहौल में, वॉर मॉन्गरिंग के माहौल में, इस्लाम से नफरत के माहौल में, ये लाइफ टाइम इनके ज़हनों में, इनके खून में ये चला जाएगा। और यही हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है कि मुसलमान के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, और हिंदू भी वो जो हिंदुत्व के फॉलोअर्स के अलावा जो हिंदूज हैं उनको के खिलाफ, दलित्स, लो कास्ट के खिलाफ एक नफरत बेस करके अपनी पॉलिटिक्स को चलाना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं। फिर पावर में आके अबानीज, अडानीज और इन लोगों के साथ बिजनेसेस में चल के तो अपने आप को थ्राइव करना चाहते हैं। अपने करप्शन, ये राफेल्स की कभी डीलें होंगी, कभी क्या होगा, तो ये उन्होंने उनको बीमार कर दिया है और इसी में ये अब रहेगी। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजी बनानी है इस माइंडसेट के खिलाफ, जो हमारी आने वाली नस्लें भी बना सके। इवेंट मैनेज हो जाएगा, वॉर भी हुई तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये माइंडसेट अब रहने वाला है। सर खत्म क्यों होगी, हमें एक दफा उसका जवाब तो देना ही है ना। जी मैं इवेंट की बात कर रहा हूँ, मैं वॉर की खत्म, मैं टाइम फ्रेम तो नहीं दे रहा ना आसिम कि कल खत्म हो जाएगी या परसों हो जाए। जवाब तो हर हालत पे जाएगा जी। सर मोदी पहली तो जाएगा, लेकिन अभी आपने जो हजीमत की बात की और जो पहली फेक न्यूज और आपने शुरू किया है कि वो इसी वजह से, तो ये जो ड्रोन वाला स्लाइस उसने ऑफर किया है ना जी, कि इस वक्त मोदी इज ब्रूस्ड, मोदी इज एयरफोर्स टोटल ग्राउंड हुई है, उनके एयर चीफ ने उनको ग्राउंड कर दिया है, जहाज उड़ाने से मना कर दिया है। जी हाँ, वो इसलिए तो जहाज अभी उड़ा नहीं रहे, तो ड्रोन्स इसलिए भेज रहे हैं, वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट क्या कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ताकि इनको एक दफा वो एम्बेरसमेंट से निकलना। जी देखिए आसिम, जब मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन इज टू एम्बेरस। नहीं, वो पाकिस्तान को बेवकूफ समझते थे ड्रोन भेज के ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। जी आसिफ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वन ऑफ द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है टू एम्बेरस द मिलिट्री, एनिमी मिलिट्री, कि उनके अवाम के बीच में उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये काम पहले 40 मिनट्स के रिस्पॉन्स में कर दिया। टुडे देयर इंडियन एयर फोर्स इज आउट ऑफ द वॉर, आउट ऑफ द बैटल, बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट दे हैव फेस्ड, कि जिस राफेल पे वो पता नहीं वो क्या फोड़ के उसका इफ्तिताह कर रहे थे, चाट बना रहे थे लीमू और हरी मिर्चों से तो वो लीमू रख रहे थे उसका। तो उस राफेल के साथ जो हुआ है, पाकिस्तान ने 40 मिनट में अक्रॉस द बॉर्डर जाके, अक्रॉस द बॉर्डर से मतलब ये है कि हमारे जो हमने हिट किया उनको उन्हीं की सरजमीन, तो वो कश्मीर की है, इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर उसको गिराया है जी। तो दिस इज 40 मिनट्स में आपने यू हैव अचीव जो 15-16-20 दिन की जंग के बाद। सर सवाल यही आ रहा है कि दोनों कैपेबल थे 4.5
जो जनरेशन के जहाज़ हैं और कैपेबिलिटीज़ दोनों के अंदर जो मौजूद हैं, सेम सिस्टम, सेम मिसाइल, सेम जैमर्स, लेकिन क्या ऐसा हुआ था कि उनके पायलट्स के औसान खता हुए और ज़मी बोस हो गए, हमारे शाहीनों ने उनको फड़का दिया? आसिम, लेट्स टॉक अबाउट ये इमोशनल चीजों से ज्यादा मैं आपको ना एक और एंगल देता हूं आज आपके। सर, ये लीमू और चाट वाला जो सिलसिला है ना, वो हमारे स्लाइड चल रही हैं स्क्रीन के ऊपर, वो हरी मिर्ची और लीमू लगाने वाला राफेल का। वो आई नो यू वेरी वेल आसिम, आप वो ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। बट देखें, अपना पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की फौज है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ग्रेस दी है उतनी जितना हमारा स्टेचर है। आप न्यूक्लियर भी हो जाते हैं, आपकी आबादी भी 1.5 अरब है, तुम लोग न्यूक्लियर भी हो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आबादी भी बहुत ज्यादा है, बड़े तुम डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हो, लेकिन अल्लाह मतलब है आप लोग को ग्रेस नहीं नसीब हुई, इसलिए तो गटर में गिर के आपका मीडिया भी गटर में गिर गया है। मोदी ने पूरे भारत का प्राइड गटर में फेंक दिया है। ये तैयारी कर रहे हैं जी 25 नवंबर को, जो नवंबर 2025 में जो इनका ये आरएसएस का जो हो रहा है, इनका जो विजयादशमी का सर अपनी महिलाओं को सामने ले आया है ऑपरेशन संदूर के नाम के ऊपर, जिसकी ब्रीफिंग भी औरत दे रही है। हमने तो उनकी मांगों में संदूर भर दिया। आपको पता है संदूर भरने का मकसद और मतलब क्या होता है? I can very well understand, लेकिन संदूर तो उसके बाद भी जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी। बट देखो आसिम, ये जो ऑपरेशन संदूर है ना, ये आप तो खैर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम तंदूर बना रहे हैं, हम तंदूर हमने। बट एनीवेज, मैं तो उसको कहता हूँ ये ऑपरेशन कलंक का टीका बन गया जी। आप ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसने पूरे जो प्राइड है ना हिंदुस्तान सर, का, आपके टॉप ऑफ द लाइन एस प्लेन्स आपके ग्राउंड हो गए, जिसमें मिराज 2000, SU-30 की बात करें, मिग 29 की बात करें, राफेल की बात करें, आपका वो जो मान था वो ज़मी बोस हो गया। जी बिल्कुल। तो वो बस अल्लाह ताला को भी कुछ चीजें पसंद नहीं आती। और फिर प्रोफेशनलिज्म, पर्पस ऑफ द वॉर पाकिस्तान के पास बिल्कुल क्लियर था। जब आप स्टेट के लिए और राइटफुल पर्पस के लिए और हक के लिए लड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली यू परफॉर्म ना, आपका मोरल इज एट सम डिफरेंट। उनका तो मोरल ही फौज का गिट्टो में था जी। इन अ वे कि उन्होंने तो 3 सीनियर मिलिट्री लीडरशिप अगर सैक हो गई है तो नीचे क्या हाल होगा, जिसकी मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट इनटू द वॉर, वो इस वॉर को मान ही नहीं रहे। उन्हें भी पता है कि ये धर्मसाल चेक पोस्ट पे आज भी धोती फाड़ के मोदी की उन्होंने सफेद झंडा लहरा दिया। जी ऐसा ही है। और ये मोरल है, ये एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए इसने ये ड्रोन्स वाला ड्रामा किया है। एक्चुअली वो आपकी बात जो आपने पहले की थी कि वो तब बेवकूफ समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी पोजीशंस दे देगा या जो भी इफेक्टिवनेस है, तो इनको इसलिए टैक्टिकल वेपन से मारा गया कि जब ये रेंज में आ जाते हैं ताकि वो पिक, देयर इज सम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। वो मैं अब आप मीडिया पे हमें मेरा ख्याल सर हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं कि कल रात जो उन्होंने एक झूठा वॉरफेयर के नाम के ऊपर एक मीडिया का ड्रामा किया, जिसमें आयरन डोम की पिक्चर्स चला के इसराइल की पुरानी और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया, और रात को तो मुझे ये लग रहा था कि इस्लामाबाद तबाह बर्बाद हो गया है, एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया गया है, मिसाइलों से हमला हो गया है, लाहौर तबाह हो गया है, सियालकोट तबाह हो गया है, कराची तबाह हो गया है। जी बिल्कुल। अभी ये तो चले मीडिया है ना जी, करेक्टर का हाल ये है कि अभी मैं आज इनकी देख रहा था जो ब्रीफिंग थी, जो इनके मिलिट्री और फॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग होती है, उसमें इनकी जो मिलिट्री ब्रीफर है, कहने को तो वो मुसलमान उन्होंने बिठाई और दूसरी सिंह है, कुरैशी साहिबा और सिंह जो है, ताकि एक सिख भी और मुसलमान भी। तो ये एक ड्रामा अभी भी चल रहा है। तो उसमें वो कहते हैं जी कि आज पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन्स ने और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स ने और बर्ड्स ने सर क्रीक से लेकर और ले तक इनकर्जन्स करने की कोशिश की, और एक जो है वो बटिंडा की तरफ आया, उसको मार गिराया गया। ये इतने अलर्ट है जी, माशाल्लाह इतने अलर्ट है। तो जहाज कैसे रोक लिए? जहाज रोक लेते ना अपने सर कर लिए सर, फिर इनके जहाज कैसे गिर गए 5? अब वही एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू से द सेम थिंग कि उस पे तो बर्ड्स पे तो ये बड़े अलर्ट है, लेकिन जहाज मारा गया है, ग्रेस मारी गई है, पूरी एक एयरफोर्स इनकी, दे आर आउट ऑफ द वॉर एज ऑफ नाउ। मतलब अपने कपड़े उतरवा के वो कह रहे हैं हमने अपनी इज्जत बचा ली। जी हाँ, फिर उन्होंने F-16 भी गिरा दिया जी हमारा। अब ये F-16 मेरे ख्याल में किसी ने बनाया होगा कागज के ऊपर, उसके ऊपर F-16 लिखा होगा, फिर उसको उन्होंने गिराया होगा, पायलट भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये फिक्शन वर्ल्ड देखे, यू कैन मेक ऑल द पीपल फूल फॉर सम टाइम, बट यू कांट मेक
ऑल पीपल फूल फॉर ऑल द All the टाइम। time. दुनिया इनको देख रही है। और ये जो रफाल गिरा है ना आसिम, अब इस पे केस स्टडीज होंगी। सर अब ये जो एंगल मैं आपको देना चाहता हूँ आपकी प्रोग्राम की वसातत से, वो ये है कि अब दुनिया इसको देखेगी कि J10 अगर हमने इस्तेमाल किया है या JF-17 इस्तेमाल किया है, तो बेसिकली पाकिस्तान और चाइना का कोलैबोरेशन में ये एक चीज बनी हुई है। चाइनीज टेक्नोलॉजी कह ले, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कह ले, तो चाइना फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। अब वो देखेंगे कि चाइना और उधर वेस्ट की बेस्ट मशीन, वन ऑफ द बेस्ट मशीन, कि चाइनीज को जो प्राइड इसमें मिलेगा या उनकी जो सपोर्ट या पाकिस्तान के साथ जो कोलैबोरेशन है या जॉइंट जो एफर्ट है वर्सेस द वेस्ट बेस्ट, तो अब उनका पूरा वॉरफेयर आपने खत्म कर दिया ना। आप उसको देखे, वो कहेंगे कि यार ये तो दिस मशीन हैज बीन बीटन। अब वो और उसको बीट किसने करवाया है? इंडिया ने। तो दे हैव ब्रॉट डिसग्रेस टू द एंटायर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जिनका ताल्लुक ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को अगर आप पढ़े ना जी, ये तो उसका तो ये कंपटीशन अब उस लेवल पे वहां की बातचीत हो रही है। चाइनीज ने क्यों इनके मीम बना रहे हैं मुझे बताए ना। हमसे ज्यादा खुशी तो चाइना को हुई है, आपने देखा होगा जी बिल्कुल, सीना चौड़ा करके वो दुनिया को बता रहे हैं। चाइनीज आर मोर सेलिब्रेटिंग, देयर सेलिब्रेटिंग मोड में है जी हमसे ज्यादा। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से कि पूरे वेस्ट को आपने मुसीबत डाल दिया। देखिए इसमें एक दिन की कहानी नहीं होती ना आसिम, रिसर्च में करोड़ अरबों डॉलर लगे होते हैं, फिर आप मशीन्स डेवलप करते हैं। $1 बिलियन उन्होंने 3 जहाज तो $1 बिलियन के परे फेंके हैं। तो चाइनीज आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज उनकी जो कोलैबोरेटेड टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान है या वो है, वो उसने दैट हैज बीटन द एंटायर वेस्ट। तो आप अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर जो इसका आया, तो ये आज अमेरिका भी जो थोड़ा सा परेशान हुआ है इस एम्बैरेसमेंट की वजह से हुआ है। मोदी साहब ने इस वक्त इंडिया के जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं या उनके लिए भी एम्बैरेसमेंट, वो क्यों नहीं आना चाहते इस वॉर कोई सोल्यूशन में या कॉन्फ्लिक्ट। सर अमेरिका की तो प्रॉक्सी है ना इंडिया। सर अमेरिका की तो प्रॉक्सी इंडिया है, और इंडिया का गिरना जो है अमेरिका का इस रीजन के अंदर जो असर कम होने की बात है, तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए है। That's what my point is कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके बीच में आप देखें, हम ये नहीं कहते कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं या जो भी हैं, लेकिन शायद तो जो भी इस मुल्क को दे रहा है, जैसे अब इजरायली ऑपरेटर्स आए हुए हैं इंडिया के अंदर जी, वो ये ऑपरेट कर रहे हैं, उनको रोज मार पड़ रही है। आपने मोर देन 67 जी, और आप ड्रोन जो थे वो उन्हीं के ऑपरेटर्स थे सारे। जी 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 जी। तो आपने तो इस वक्त यू आर फाइटिंग अ रेड सिंडिकेट आसिम। पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री, वी कांट लीव इट लाइक दिस ना। आपने बहुत सीरियस पूरा एक सिंडिकेट की एप्लीकेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, और आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आप आज आपकी स्टेट का स्टेचर जिधर अल्लाह सुब्हाना ताला लेके जा रहे हैं अपनी मदद से, अल्लाह की मदद से, हमारी सोच से भी बाहर है। सर मुझे आखिरी एक सवाल आपसे पूछना है, LOC के ऊपर जो इस वक्त हमारी फौज घुस के मार रही है उनको, और वो मोदी की धोती फाड़ के सफेद झंडे लहरा रहे हैं, ये क्या मोराल का लेवल है उनका, मुझे ये बताएं। देखिए आसिम, मिलिट्री फाइट करती हैं अपने कल्चर को देख के, अपने रिलीजन को देख के, अपने स्टेट के पर्पस को देख के, और अपने मकसद हयात लेकर लड़ती हैं। फाइटिंग इज नॉट अ इजी थिंग। अपनी जिंदगी का सौदा करना, और अब जज्बा शहादत तो है ही है ना, वो तो मुसलमानों में माशाल्लाह कूट कूट के भरा है, पाकिस्तानियों में। लेकिन जज्बे शहादत से ज्यादा ये जो इनको मारने का जो जज्बा है ना, अब वो बहुत पीक पे है जी। वो शहादत तो अल्लाह ने जिसको देनी है देनी है, अल्लाह जिसके नसीब में अच्छी लिखी होगी, लेकिन वो शहीद होने से पहले 100 को जहन्नम वासिल करके रहेगा इंशाल्लाह। तो ये दिस इज काइंड ऑफ अ फियर व्हिच हैज टू बी इंस्टिल्ड, और इट हैज। वो पोस्टें खाली कर रहे हैं जी। मैं खुद कश्मीर पे रहा हूं, ऐसी पोस्टों पे रहे हैं जो 25-30 गज आमने सामने हमारे मोर्चे होते, और हम बाहर फिरते रहते थे, वहीं पे देखते थे। फिर ये भी उधर होते थे। 35-40 मीटर्स का भी डिस्टेंस वाली पोस्टों पे हम रहे हैं जी। वो आई बॉल टू, और वो एस्केलेशन थी। मैं 2002-3-4 की बात कर रहा हूँ, इसी तरह की एस्केलेशन थी। तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करता है, बिकॉज देयर इज अ पर्पस ऑफ दैट वॉर, जो जस्ट वॉर होती है। ये अपनी लोगों को उसने खून बहाया है, अब अपनी वो इन्हीं की लैंग्वेज में ना, अपनी आत्मा को शांति देने के लिए ये और खून बहा रहा है एवरी डे। अब तो 50 के करीब पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का खून इसके हाथ में चला गया है, अपने लोगों के इसने खून। तो ये वार क्राइम्स के मुर्तकब हो रहे हैं। ये सिर्फ अपनी वो जो सीना चौड़ा करके ये जाना चाहता है, जो RSS की 100 साल, अब इसको समझ नहीं आ रही कि मैं वहां किस मुंह से जाऊंगा। अगर ये तो ये दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। ये इसको एस्केलेट भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान विल डिलीवर द ब्लो। कब करनी है, कैसे करनी है, वो वक्त बताएगा। कि कोई टाइम फ्रेम देना कि अभी तक क्यों नहीं हो, जस्ट पेशेंस। वॉर इज चेस गेम की तरह होती है, आपने राइट चाल राइट टाइम पे चलनी है टू एम्बैरस देम मोर।
अल्हम्दुलिल्लाह आपने 40-45 मिनट में एक इतनी बड़ी एयरफोर्स 80 बिलियन डॉलर के बजट को $8 बिलियन वाली फौज ने शिकस्त दी है 40-45 मिनट्स में। तो है सर, मतलब हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का और अल्लाह का शुक्र है मिलिट्री का जिसने ये काम करके दिखाया है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ेंगे, मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। न्यूज़ वन टुनाइट में हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफ़त और कल्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हुज़ैफ़ा साहब, इस वक्त भारतीय एक जिसे कहते हैं ना फेक प्रोपोगंडा मशीन उनका मीडिया बना हुआ है। गुज़िश्ता रात भी हमने पूरे रात तमाशा देखा कि वो अपनी ही अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने शायद हमला कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि हम ज़ाहिर है हमेशा अमन की बात करते हैं और मैं समझता हूँ जो इस वक्त सूरत हाल है, कशीदगी हो, जंग हो, वो किसी भी तरीके से भारत या पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। लेकिन अगर किसी एक शख्स की फेवर में है तो मोदी की सियासत है उसी की फेवर में है और उसी की बेवकूफ़ी और उसी की जो है जो जारियत पसंदाना सोच है, उसी की वजह से उसने राफेल तैयारों का नुकसान कराया है। और राफेल तैयारों के नुकसान के बाद जो भारत की इस खित्ते में 2 दहाइयों से फ़िज़ाई जो उनको बर्तरी हासिल थी वो ख़त्म हुई और तब से मोदी जो है अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रहा है। चाहे वो ड्रोन भेजना हो, चाहे वो एक मनफ़ी झूठा प्रोपेगेंडा हो। भारत में एक कंट्रोल्ड मीडिया उसने मैनेज किया हुआ है। आम इंतख़ाबात से लेकर अब तक अपोज़िशन भी ये शिकायत करती रही और अब दुनिया ये शिकायत कर रही है कि भारत का इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना मीडिया इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहा है। भारत के वो सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो ऐसी-ऐसी खबरें रीट्वीट कर रहे हैं और इस तरह की खबरें जो है फ़ेसबुक वगैरह पर पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी तियारा मार गिराया, पाकिस्तानी पायलट गिरफ्तार कर लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय हुकूमत जो प्लांटेड खबरें चलवा रही है, ये उनकी बुखलाहट का बोलता सबूत है। और मेरे जो अपनी ज़ाती राय अगर आप पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि मोदी इस वक़्त बहुत ज़्यादा बुखलाया हुआ है और वो गीदड़ भप्पियों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह की झूठी खबरें चलाकर वो ये समझता है कि शायद जो उसका नैरेटिव जो उसको नुकसान पहुँचा है, कल पर उनकी जो असेंबली है जिसे वो राज्यसभा कहते हैं, वहाँ पर अपोज़िशन लीडर राहुल गांधी ने बाकायदा एक करारदाद पेश की कि 2020 से 22 तक जो राफेल तैयारों की खरीदारी का मुआहदा है वो असेंबली में लाया जाए दोबारा और उसमें जो करप्शन के हवाले से उंगलियां दोबारा उठना शुरू हो गई हैं। तो इस किस्म की ज़ाहिर सी सूरत हाल का सामने और इसीलिए है कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई महाज पर जो उसको शिकस्त दी और उसके अलावा फिर एलओसी पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब वो वहाँ पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि नाकाम है इस वक्त तक, कि शायद भारत जो है वो पाकिस्तान पर किसी किस्म की बर्तरी हासिल कर चुका है या हासिल कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है आजकल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, फैक्ट्स लोग एवेल्युएट कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान के ऊपर से लगाई जा रही है कि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेज के, पाकिस्तान तो अभी अपना हक के दिफा इस्तेमाल कर रहा है, हक के जवाब अभी नहीं इस्तेमाल किया, तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये हर ज़ही-शूर शख्स जानता है, इवन कि जिन इलाकों में वो ड्रोन का क्लेम कर रहा है, मकबूज़ा कश्मीर, ये यानी कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान ये मकबूज़ा कश्मीर में भी कोई बंदा ये मानने को तैयार नहीं होगा कि पाकिस्तान कोई बमबारी करेगा या अपने ड्रोन्स के ज़रिए कार्रवाई करेगा और वो मकबूज़ा कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। इसी तरीके से अमृतसर में उसने एक प्रोपेगेंडा किया कि शायद पाकिस्तान की तरफ से सिख कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। गोल्डन टेम्पल की लाइट्स बुझा दी गई कि शायद पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाएगा, इसके अलावा गुरुद्वारों को। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे भारत के अंदर मकबूज़ा कश्मीर में मुसलमान कम्युनिटी, इवन की हिंदू कम्युनिटी भी, उनकी भी मैं समझता हूँ कि सरहद के दोनों अतराफ साहिब और राय लोग मौजूद हैं और उस तरफ के लोग ये समझते हैं, भारत के अंदर हिंदू कम्युनिटी भी ये समझती होगी कि ये एक बेवकूफ़ और जो है एक जज्बाती और अकल से पैदल शख्स जाहिल कौम, जाहिल लोग, वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बिठा दिया। नहीं, हाँ, उसने साबित किया, मैं बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन उसने साबित किया कि बेटा उसकी सोच वही चाय बेचने वाले की है। दुनिया की जो क्लेम करता है भारत 100 कार्ड की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, बनने जा रहे हैं, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो एक ग्रोइंग और दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की एक बड़ी जो है महज़िब जमहूरियत करती है, उसने साबित किया कि वही वो चाय का खोखे से आगे नहीं निकल सका
और जिस तरह के मोदी ने इकदामात किए हैं और जो मुसलसल कर रहे हैं, तो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत में जाहिर है जिस तरीके से चाहे आप सिख कम्युनिटी की बात करें, चाहे आप मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की बात करें, तो उन दोनों कम्युनिटीज़ को इस बात का बखूबी इल्म है कि ये सारा कुछ जो है मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए और अपने नैरेटिव को परवान चढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जहां पे हम देखें सऊदी सफीर की आमद है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मोदी अब पैरी पै गया है कि कोई मामला बीच में रफा दफा कराया जाए। जी देखें जी, जुबैर साहब जो सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हैं, उनका विज़िट बड़ा अहम है। और आप तो जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर 3 पोजीशंस बड़ी अहम होती हैं, किंग, क्राउन प्रिंस और तीसरी जो वज़ीर एम्बेसडर खारजा। ऑफ सऊदी अरेबिया इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है 2015 से 2018 तक सऊदी अरब के सफ़ीर रहे हैं अमेरिका में। तो इनका बड़ा वसी तजर्बा है सऊदी अरब के अंदर, इन्हें माहिर जो है वो खारजा अमूर समझा जाता है। तो इस तरह की शख्सियत का पाकिस्तान में इन हालात में आना, तो हम इस बात को पहले दिन से समझते हैं कि सऊदी अरब तो पाकिस्तान के साथ तन, मन और धन के साथ खड़ा हुआ है। और अब भी मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है। लेकिन ज़ाहिर है जब खित्ते में अमन की बात आती है और कोई मुस्बत किरदार अदा करना हो, तो सऊदी अरब का पाकिस्तान पर एक बड़ा अखलाकी असर और रसूख है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने जब भी बात की है पाकिस्तान की सलामती को सामने रखकर, और सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती को अजीज रखे, फिर कोई बात की है, तो सऊदी अरब के वज़ीर खारजा ज़ाहिर है पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जो भी बात करेंगे ज़ाहिर है पाकिस्तान पर उसका वज़न भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ कम अज़ कम अक़वाम आलम को अमेरिका से जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, इवन कि हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सारी दुनिया को बावर कराया जाएगा किस तरीके से एक दहशतगर्द शख्स भारत का वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है, जो कनाडा के अंदर कभी सिख रहनुमाओं को मरवाता है, कभी बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के वाक़े करवाता है, कभी वो प्लांटेड जो है वहाँ के अपने दहशतगर्द अपने जो रॉ के एजेंट्स हैं, मैं उन्हें दहशतगर्द कहूँगा, जो किसी मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हो, वो कभी इंटेलिजेंस के लोग नहीं रहते, वो दहशतगर्द होते हैं। तो इस तरह के लोगों को भेजता है, चाहे वो नहीं तो सर कुलभूषण रॉ हो। तो उनकी है ही तो इस तरह दहशतगर्द के तंजीम। जी, तो इसलिए इस तरह के जो जितने भी इक़दामात हैं, वो दुनिया के सामने मज़ीद आश्कार होंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बिरादर मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरब है, चाहे टर्की है, चाहे चाइना से हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा, लेकिन ये दुनिया को भी इस बात का पता है, पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की इस हवाले से पीएचडी है कि हम अपनी सालमियत में ना कभी कंप्रोमाइज़ किए, और जो हमारे साथ किसी ने कुछ किया है, तो हम 2 तरफ देके वापस लौटाते रहे हैं, और इस दफ़ा भी लौटाया है, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो लौटाएँगे। जी तो ये बाकी अगर दुनिया अमन का किरदार अदा करना चाहती है, तो पाकिस्तान की तो अमन की ख्वाहिश है, लेकिन ज़ाहिर है अमन के हवाले से अगर कोई भी दुनिया स्टेप लेना चाहेगी, हमारा बिरादर मुल्क सऊदी अरब स्टेप लेना चाहेगा, तो सारी चीज़ें सब सामने रखेगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने से लेकर आबी जारियत हो, पाकिस्तान के आबी वसाइल नीलम झेलम पे हमला करना हो, इसके अलावा पाकिस्तान में निहत्ते शहरियों पे आपने रॉकेट बरसा दिए, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, सारी चीज़ें ज़रा ग्रेटर डायलॉग का हिस्सा है, सारी मेज़ के ऊपर रखी जाएंगी, तो उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ सकती है ना। जी जी हुज़ैफा साहब, वो जो बात आई है ना, रॉ फेल हुआ है, ठीक है, ये रॉ फेल जो हुआ है, ये एक बहुत बड़ी तोहमत लग गई है भारतीय एयरफोर्स के ऊपर। जी देखें जी, राफेल तैयारों के नॉट राफेल, मैं रॉ फेल कह रहा हूँ, रॉ फेल। जी मैं आपकी एग्री नहीं, मैं आपको समझ गया हूँ बिल्कुल। आपने उसको जो है रा फेल 2 उसमें तकसीम किया, और ये बड़ा चल भी रहा है, इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक बड़े कैनवस में राफेल तैयारे फिजा के टाइटैनिक मशहूर हैं, और ये अल्लाह के फजल करम से ये अल्लाह ताला ने सहरा पाकिस्तान के जांबाजों, पाकिस्तान की एयरफोर्स के शाहीनों के अल्लाह ताला ने खाते में डाला कि हमने जो है जो फिजा के टाइटैनिक पूरी दुनिया में मशहूर है राफेल, इसमें कोई नो डाउट। फ्लाइंग फोर्ट्रेस कहते हैं इनको, फ्लाइंग फोर्ट्रेस। जी हमने उनको जो है निशाना बनाया, और उसके अलावा जो है जाहिर है आप ये देखेंगे जो फिजाई बर्तरी थी वो हमने ख़त्म की। तो इस हवाले से जाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त शशदर है, मगरबी दुनिया हैरान और परेशान है कि वो राफेल तैयारे जो कि दुनिया के जदीद तरीन रेडार सिस्टम जिनको नहीं डिटेक्ट कर सकता, अगर आप उन पर मिसाइल जो है वो दागें, तो वो मिसाइल को अपनी एक्यूरेट लोकेशन जो है वो पकड़ने नहीं देता। उसको जो है पाकिस्तान के GF थंडर तैयारों ने, और पाकिस्तान की ज़रा अपनी और चाइना के साथ लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसने निशाना बनाया। तो इस हवाले से पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है, और अल्लाह के फजल करम से अगर किसी को अभी भी कुछ शुबा है तो मजीद आजमा के देख लें, इंशाअल्लाह ताला ये बाजू जो है
पहले भी आजमाए हैं और आप दोबारा भी अगर आजमाना चाहते हैं तो अल्लाह खैर करेगा जी। हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? अभी हमने रिस्पांस नहीं दिया, पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जवाब नहीं दिया गया। मैं इस नैरेटिव का बिल्कुल मुखालिफ हूँ शदीद। जाहिर है क्योंकि मैं इसलिए कि आप और हमारे इस चैनल को आपको बहुत दुनिया देखती है, लाखों लोग देखते हैं और ये चैनल आपका दुनिया भर में देखा जाता है। एक तो जब हम बार बार इस तरह की बात करते हैं तो हमारा जो आम सर, इंडिया ने तो आज पाकिस्तानी बंद कर दिया है, हमारा अगर चैनल। पाकिस्तान मुझे जी हाँ, मैं जरा इसको लेट मी कंप्लीट, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। तो पाकिस्तान में ज़रा जितने भी लोग हैं वो जो नौजवान हैं वो ज़ाहिर है उनमें एक ये जज्बा पैदा हो जाता है। पाकिस्तान ज़ाहिर है जिस तरह एक नज़रिए के तहत वजूद में आया, जब हम इस तरह की बात करते हैं कि अभी हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो लोगों की खास तौर पे आपके जवानों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली जाती हैं और जंगें कभी भी जज्बात से नहीं लड़ी जाती, जंगें हिकमत से लड़ी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत शदीद रिस्पॉन्स दिया और उनकी तवक्कुआत के ऐन बरक्स दिया। अगर हमारे यहाँ पर 2 दर्जन के करीब निहत्ते लोग शहीद हुए, उनकी शहादत और उनके खून का कोई बदला नहीं हो सकता, लेकिन हमने 40 से ज़्यादा उनके फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। उन्होंने 5 रॉकेट हम पर बरसाए, हमने उनके 5 तैयारे जिनमें से 3 राफेल तैयारे तबाह किए। हमने उनके 4 दर्जन से ज़ायद वो ड्रोन जो कि ड्रोन की दुनिया के राफेल हैं, 5-5 करोड़ डॉलर का एक ड्रोन है जो इस्राइली टेक्नोलॉजी है, वो हमने तबाह किए। हमने उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाया है और एलओसी पे हमने उनकी पूरी बखिए उधेड़ दी है। मैं समझता हूँ अगर रियासत फैसला करेगी, अफवाज पाकिस्तान बेहतर समझेंगी, हमारी खारजा पॉलिसी इसकी मुतामिल होगी तो मजीद भी इनकी इस तरह बजाते रहेंगे। लेकिन ये हम कहेंगे कि जब हमने रिएक्शन नहीं दिया तो उससे हमारा जो आम पाकिस्तानी है उसके दिल में आता है कि शायद हम जो है कोई डिफेंसिव रहे हैं। हमने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है और भारत की उन्हें नाको नाक चीनें चबा दी हैं। आप ये चेक कर लें रडार के ऊपर, आप भी वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं 24radar.com। थोड़े से उसके पैसे हैं, वो क्रेडिट कार्ड पे पे करते रहे, वो आपको लोकेशन बताता रहता है। पिछले 3 दिन से मकबूजा कश्मीर के ऊपर एक भी भारतीय तैयारा फिजा में नहीं जा रहा जी, ग्राउंड हो गए, उनकी एयरफोर्स ग्राउंड 20 साल से नहीं, वो इस वजह से कि 20 साल से उनकी डोमिनेसी थी इस पूरे खित्ते में। इवन कि वो कहते थे कि हम चाइना से भी सुपीरियर हैं एयरफोर्स के अंदर, हमारी जो फिजाई बर्तरी है वो आपने तोड़ी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जाहिर है दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना जितना भी आप करें उतना कम होता है। हमारा ये जज्बा है बतौर मुसलमान। लेकिन अगर आप बतौर पाकिस्तानी एक एटमी कुव्वत होने के नाते मुझसे बतौर मिनिस्टर सवाल करेंगे तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि हमने बहुत शदीद रिस्पॉन्स दिया है और उनकी तवक्कुआत के बरक्स दिए और दुनिया भी इस पे हैरान है। बाकी जो फैसला है वो ज़ाहिर है हम आप सब लोग मिलकर, सिविल सोसाइटी, रियासत के बड़े पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस, अफवाज पाकिस्तान मिलकर करेंगे। जो भी मजीद फैसला होगा उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और हमारा चैनल भी बंद कर दिया गया आज भारत में। जी, आप जो जाहिर है इतना मुकदमा लड़ रहे हैं पाकिस्तान का और जहां फशानी से लड़ रहे हैं, फैक्ट्स बेस्ड बातें कर रहे हैं, तो जाहिर है मोदी सच्चाई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उसने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बंद करा दिए। आपका चैनल तो खैर फिर भी बाबांगे दोहल लगा हुआ है और उसका जो नैरेटिव एक्सपोज कर रहा है, जिस तरीके से आपने पिछले 48 घंटे में जो रिपोर्टिंग की है और जो प्रोग्रामिंग आप लोगों ने की है उसमें बंद ही होना था आपने, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आप तो उसके नैरेटिव के बखिए उधेड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, लेकिन आइंदा आने वाला कल और हमारी कौमों के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हमारे दिफाई अफवाज के माहिरीन और हमारे फाइटर पायलट्स, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी बर्री फ़ौज, हमारे तमाम अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो हमा वक्त तैयार हैं, पूरी कौम तैयार है। हम तो कहते हैं आओ, और उसके बाद हम वही बात करते हैं कि हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।